फिक्स्ड डिपॉजिट्स में इन्वेस्टर के लिए क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। अगर आप देखें तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स का ऑल्टरनेट्स तो हम किसी तरीके का स्कीम को कंसिडर कर सकेंगे। आज यह वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट.in यूट्यूब चैनल। बैंक एफडी में होने वाले सबसे बड़े एडवांटेज होते हैं कि ट्रस्टवर्थी, सेकेंडली होते हैं कि सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। बैंक एफडी में देखें तो आपका प्रिंसिपल तो ज़्यादा सेफ होते हैं और आप विश्वास रखते हैं कि बैंक तो उतना आसानी से कोलैप्स नहीं हो सकेंगे। ये तो सच्ची बात ही होती है क्योंकि बैंक तो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं और अब तो ज़्यादा विश्वास रखते हैं बैंक एफडी पर, क्योंकि बैंक एफडी में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर के लिए 5 लाख तक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस तो दे दिया जाते हैं। अब अगले हम देखें कि बैंक एफडी में होने वाले डिसएडवांटेजेस। बैंक एफडी तो इन्वेस्टर के लिए कम इंटरेस्ट रेट देने के कारण उसके साथ वो तो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकेंगे, इसलिए बैंक एफडी में इन्फ्लेशन रिस्क तो पड़ती है। और दूसरी चीज़ देखें तो बैंक एफडी में री इन्वेस्टमेंट रिस्क भी पड़ती है। अगर इन्वेस्टर करंट सिनेरियो में बैंक एफडी में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो उसके लिए 3 साल के लिए 8% रिटर्न इंटरेस्ट तो दे दिया जाते हैं, लेकिन वो तो 3 साल के बाद अगर वही प्रिंसिपल वो इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो उसी समय बैंक एफडी तो उसका रिटर्न कम भी कर सकेंगे और उस समय इन्वेस्टर के लिए वो तो 6% रिटर्न भी दे सकेंगे। इसलिए हम कह सकेंगे कि बैंक एफडी में री इन्वेस्टमेंट रिस्क भी पड़ती है। बैंक एफडी में होने वाले तीसरे रिस्क होते हैं कि टैक्सेशन। सभी इन्वेस्टमेंट से देखें तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स के लिए इन्वेस्टर तो ज़्यादा टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है और उसमें एक इन्वेस्टमेंट होते हैं कि बैंक एफडी। अगर आप देखें तो जो भी रिटर्न्स आप बैंक एफडी से कमा कर दिया जाते हैं वो तो आपको इनकम के साथ ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है और आपका टैक्स स्लैब रेट पर ध्यान रखकर आप तो टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप तो इसी तरह लोग हैं और कि इन्वेस्टर है जो 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, अब तो 30% टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बैंक एफडी में होने वाले सबसे बड़े एडवांटेज होते हैं कि उसमें होने वाले लिक्विडिटी फैक्टर। आप जो भी समय चाहते हो उस समय आपका पैसा को विड्रॉ कर सकेंगे। आप तो प्री क्लोज और विड्रॉ भी कर सकेंगे। यही बैंक एफडी में होने वाले सबसे बड़े एडवांटेज होते हैं, क्योंकि बैंक एफडी में आप तो 100% लिक्विडेट भी कर सकेंगे अगर आप किसी भी समय चाहते हैं तो। इसी कारण के लिए ज़्यादा लोग तो उसका इमरजेंसी फंड्स तो बैंक एफडी में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। बैंक एफडी तो आपका शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सूटेबल हो सकेंगे। इसके जवाब होते हैं कि नहीं। इसी कारण के लिए आप तो बैंक एफडी की तरह काम करने वाले इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखें तो यह इन्वेस्टमेंट तो सर्टेन पैरामीटर्स से बैंक एफडी से भी इन्वेस्टर के लिए बेटर फीचर्स दे सकेंगे। अब इसी तरह इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में हम देखेंगे। बैंक एफडी का पहले ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट होते हैं कि कंपनी फिक्स डिपॉजिट्स। ज़्यादा कंपनी तो फिक्स डिपॉजिट्स को शुरुआत कर दिया जाते हैं, जैसे कंपनी तमिलनाडु पावर फाइनेंस और केरला ट्रांसपोर्ट और कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट, यह सब तो फिक्स डिपॉजिट्स को शुरुआत कर दिया जाते हैं। इसी तरह ज़्यादा कंपनीज तो बैंक एफडी की तरह कंपनी फिक्स डिपॉजिट्स को शुरुआत कर दिया जाते हैं। यह सभी कंपनी डिपॉजिट्स तो बैंक एफडी से इन्वेस्टर के लिए 1 और 2% रिटर्न तो एक्स्ट्रा दे सकेंगे और यही बैंक एफडी से यह कंपनी फिक्स डिपॉजिट्स में होने वाले एक एडवांटेज होते हैं। यह एडवांटेज के बावजूद कंपनी डिपॉजिट्स में कोई ज़्यादा एडवांटेज नहीं होता है। अगर आप बैंक एफडी में देखें तो आप तो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकेंगे, लेकिन जब आप कंपनी डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो आप तो इन्फ्लेशन को मीट कर सकेंगे। कारण होते हैं कि कंपनी डिपॉजिट्स तो बैंक एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न दे सकेंगे इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आपने टैक्सेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो बैंक एफडी की तरह की कंपनी डिपॉजिट से होते हैं। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं तो आप तो 30% टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। बैंक एफडी की तरह कंपनी डिपॉजिट्स में भी री इन्वेस्टमेंट रिस्क पड़ती है। अगर आप लिक्विडिटी के बारे में सोचते हैं तो बैंक एफडी कंपनी डिपॉजिट से अच्छा तरीका हो सकेंगे, क्योंकि बैंक एफडी में इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया जाते थे, वो तो किसी भी समय अकाउंट को विड्रॉ कर सकेंगे। और जब आप कंपनी डिपॉजिट्स देखें तो वो तो उसी तरीके से काम नहीं करते। अगर वही इन्वेस्टर कंपनी डिपॉजिट्स में यह प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए मिनिमम 3 से 4 दिन की समय उपलब्ध करने की ज़रूरत पड़ती है। जब आप कंपनी डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप तो उसका रेटिंग्स पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। आप तो पूरे तरीके से रेटिंग्स को एनालाइज करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट को शुरू करना चाहिए,
क्योंकि पास में देखेंगे तो DHFL, ILFS इसी तरह होने वाले फाइनेंसेस कंपनीज तो इन्वेस्टर के लिए किसी भी पेमेंट नहीं ऑफर करने के कारण उसका एंटायर कैपिटल भी रिस्क में पड़ गए। अगर आप सिर्फ 1 और 2% एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए इसी तरह कंपनी डिपॉजिट चुन कर दिया जाते हैं तो आपका कैपिटल भी ज़्यादा समय के लिए लॉक्ड होते हैं और आपका पूरे कैपिटल भी रिस्क में पड़ सकते हैं। इसलिए आप तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है कि आप तो किस तरीके का कंपनी डिपॉजिट चुनना चाहिए। जब आप कंपनी डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं आपके लिए कॉन्सेंट्रेशन रिस्क पड़ती है। अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो एंटायर 1 लाख का रिटर्न तो वो कंपनी परफॉर्मेंस पर निर्भर होते हैं। अगर वो कंपनी किसी भी कारण के लिए डिफ़ॉल्ट हो चुका है तो आपका एंटायर 1 लाख तो लॉक्ड भी हो सकेंगे। इसलिए आप तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है कि आप किस तरीके का कंपनी डिपॉजिट चुनना चाहिए। बैंक एफडी का दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव होते हैं कि एनसीडी का अर्थ होते हैं कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। यह नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स तो बैंक एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न इन्वेस्टर्स के लिए कमा कर सकेंगे और उसी समय कुछ मौका होते हैं कि एनसीडी तो कंपनी डिपॉजिट से भी ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए। लेकिन जब आप कंपनी डिपॉजिट से कंपेयर किए तो ये एनसीडी में ज़्यादा रिस्क भी पड़ती है। कंपनी डिपॉजिट्स की तरह इसमें भी आप तो रेटिंग्स पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। रेटिंग्स होते हैं कि ये और ये। अगर आप देखें तो आप इन्वेस्ट करने के बाद आप तो वो रेटिंग्स पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है और हर बार चेक करने की भी ज़रूरत पड़ती है कि यह रेटिंग्स आप इन्वेस्ट करने के बाद नीचे गिरते या नहीं। ये तो भी बैंक एफडी की तरह ही काम करते हैं। इसमें भी आप तो इनकम के साथ जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है और आपका टैक्स स्लैब रेट पर ध्यान रखकर आप तो टैक्सेस के लिए खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। अब यह बैंक एफडी का तीसरा ऑल्टरनेटिव हम कंसिडर करते हैं कि गवर्नमेंट बैक स्कीम्स जैसे आरबीआई बॉन्ड्स, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम्स और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, ये सब तो गवर्नमेंट बैक स्कीम्स होते हैं। पहले हम देखें कि आरबीआई बॉन्ड्स के बारे में। आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स का लॉक इन पीरियड होते हैं कि 7 ईयर्स और इसका प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट होते हैं कि 8.05%। ये तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड होते हैं और देखें तो इसमें देने वाले 8.05 रिटर्न ऑफ इनकम तो यह हाफ ईयरली के लिए डिटरमाइन कर दिया जाते हैं और अगले हाफ ईयरली के लिए ये इंटरेस्ट तो बदलते हैं। यह इंटरेस्ट तो उस समय जो लोग फर्स्ट टाइम अकाउंट को ओपन कर दिया जाते हैं और जो लोग के पास एक्सिस्टिंग अकाउंट होते हैं ये सबके लिए अप्लीकेबल होते हैं। और देखें तो इंटरेस्ट पे तो हर हाफ ईयरली रिलीज़ कर दिया जाता है और यह इंटरेस्ट पे भी टैक्सेबल होते हैं। आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में एक अच्छी बात होती है कि इसमें कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं होते और इसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट रिस्क भी नहीं होने के कारण आप एज अ इन्वेस्टर तो ज़्यादा भरोसा रखते हुए आप तो इन्वेस्ट कर सकेंगे और इसमें टीडीएस भी अप्लीकेबल नहीं होते हैं। गवर्नमेंट बैक स्कीम्स में होने वाले सेकेंड ऑप्शन होते हैं कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम्स। इसमें लॉक इन पीरियड होते हैं कि 5 ईयर्स और इसका प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट होते हैं कि 7.4%। इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट होते हैं कि ₹9 लाख, लेकिन जॉइंट होल्डर के लिए होते हैं कि 15 लाख। इसमें भी इंटरेस्ट तो टैक्सेबल होते हैं लेकिन इसमें कोई भी टीडीएस नहीं है। गवर्नमेंट बैंक स्कीम्स में हम देखने वाले तीसरे ऑल्टरनेटिव होते हैं कि पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। ये तो बैंक एफडी की तरह ही काम करते हैं और देखें तो इसमें 1 साल के लिए देने वाले रिटर्न्स होते हैं कि 6.5% और वो तो 2 और 3 साल के लिए देने वाले रिटर्न्स होते हैं कि 7% और 5 साल के लिए देने वाले रिटर्न्स होते हैं कि 7.5%। अगर देखें तो इसमें भी टीडीएस तो अप्लीकेबल नहीं होते हैं। हमने अब तक आरबीआई बॉन्ड्स, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम्स और कि पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट इसके बारे में जानकारी ले चुका है। ये सभी इन्वेस्टमेंट में कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं होते और इसमें टीडीएस भी नहीं होने के कारण आप तो भरोसा से इन्वेस्ट कर सकेंगे। ये तीनों स्कीम्स भी बैंक एफडी की तरह ही काम करते हैं और उसमें होने वाला टैक्स लायबिलिटी और इंटरेस्ट रेट भी उसी तरह ही होते हैं। इसी कारण के लिए ये तो बैंक एफडी से उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दे सकेंगे। ये तो सिर्फ 1 to 2% एक्स्ट्रा रिटर्न ही आप एज ए इन्वेस्टर के लिए दे सकेंगे। जब आप चौथा और पांचवा ऑल्टरनेटिव्स के बारे में देखें तो यह तो बैंक एफडी से ज़्यादा तरीके से अलग पड़ती है। ये तो पहले 3 ऑप्शंस की तरह काम नहीं करते, इसलिए हम इसको डिटेली रिव्यू करते हैं। चौथा ऑल्टरनेटिव बैंक एफडी के लिए होते हैं कि डेब्ट फंड्स। यह तो हम पॉपुलरली इनकम फंड्स भी कह सकेंगे। जब आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में यही उठते हैं कि इक्विटी फंड्स और कि स्टॉक मार्केट बेस्ड फंड्स और इसी कारण के लिए ज़्यादा लोग तो इक्विटी फंड्स तो स्टॉक मार्केट
के लिए रिलेटेड होने के कारण वो सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट का फ्लक्चुएशंस को इक्विटी फंड्स को बदल कर सकेंगे और अफेक्ट भी कर सकेंगे। ये तो सच ही होते, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में भी इसी तरह फंड्स होते हैं जो उन्होंने स्टॉक से रिलेटेड नहीं होते हैं, और वो होते हैं कि डेब्ट फंड्स। डेब्ट फंड्स तो पूरे तरीके से फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं, और यह फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में भी ज़्यादा कैटेगरीज होते हैं। उसमें एक कैटेगरी होते हैं कि ओवरनाइट फंड्स। इसमें देखें तो एक इन्वेस्टर तो रात में इन्वेस्ट कर सकते हैं और दूसरे दिन सुबह में वो तो विड्रॉ भी कर सकेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग तो बिजनेस करते हैं, उसके लिए ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। इसी कारण के लिए ओवरनाइट फंड्स तो उसके लिए ज़्यादा उपयोग होते हैं। अगर आपका फंड्स तो एक हफ्ते से पहले विड्रॉ करना है तो आप तो लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकेंगे। अगर आप उससे भी ज़्यादा टाइम फ्रेम देना चाहते हैं तो आप तो अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकेंगे। अगर आप डेब्ट फंड्स में भी 1 साल और 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप तो बैंकिंग और पीयूसी बॉन्ड्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकेंगे। और देखें तो उसी तरह आप तो क्रेडिट फंड्स और गिल्ट फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकेंगे। ये क्रेडिट फंड्स और गिल्ट फंड्स देखेंगे तो ये तो पूरे तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और यह इनकम फंड्स में इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा वेराइटीज़ भी होते हैं। आप तो आपका टाइम फ्रेम और ये तो किस तरीके से काम करते हैं उस तरीके से आप तो सही डेब्ट फंड्स को चुनना चाहिए। ये म्यूचुअल फंड स्कीम में देखें तो ये तो सभी इन्वेस्टर्स से पैसा को कलेक्ट करते हुए ये तो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं, जैसे बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अगर देखें तो इसमें तो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में भी ये तो इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं, लेकिन इसमें होने वाले 1% भी ये तो स्टॉक मार्केट के लिए नहीं इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। इसी कारण के लिए हम बोल सकते हैं कि इसमें स्टॉक मार्केट के लिए ज़ीरो एक्सपोजर होने के कारण आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी चिंता लेने की ज़रूरी नहीं पड़ती है अगर आप डेब्ट फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो। डेब्ट फंड्स में होने वाले एक एडवांटेज होते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन। हमने पहले ही देख लिया ना, या कंपनी डिपॉजिट्स में देखें तो अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो वो कंपनी ग्रोथ पर ही आपका 1 लाख तो निर्भर होते हैं। इसी कारण के लिए अगर वो कंपनी किसी भी कठिन समय के लिए डिफ़ॉल्ट हो चुका है तो वो सारी 1 लाख तो रिस्क में पड़ती है। लेकिन अगर आप डेब्ट फंड्स में उसी 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो ये तो डाइवर्सिफाइड मैनर में इन्वेस्ट करते हैं। अगर देखें तो ये तो 40 कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। अगर किसी भी एक कंपनी डिफ़ॉल्ट हो चुका है तो भी बाकी 39 कंपनीज तो इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिट दे सकेंगे। यही हम कह सकते हैं कि बैंक एफडी से डेब्ट फंड्स में होने वाले सबसे बड़े एडवांटेज। डेब्ट फंड्स में होने वाले और एक बड़े एडवांटेज होते हैं कि टैक्सेशन। बैंक एफडी और डेब्ट फंड्स में तो सिमिलर तरीके के टैक्सेशन होते हैं। अगर देखें तो ये दोनों में भी आप तो इनकम के साथ जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है और उस इंटरेस्ट के लिए आप तो टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप एज ए इन्वेस्टर यह ध्यान रखना कि यह टैक्सेशन तो सेम ही होते हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन और प्रोसीजर में ज़्यादा अलग पड़ती है। इसीलिए आप एज ए इन्वेस्टर के लिए उसके बारे में जानकारी होने की ज़रूरत पड़ती है। टैक्सेशन डिफरेंस को अच्छा तरीके से समझने के लिए हम 2 सिनेरियोस का अस्यूम करते हैं। पहले सिनेरियो में देखें तो इसमें एक इन्वेस्टर तो 1 करोड़ तो 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाता है और 1 ईयर अंतिम पर उसके लिए 7 लाख इंटरेस्ट मिलते हैं। और वो आदमी तो 30% टैक्स ब्रैकेट के अंदर होने के कारण अगर वो विड्रॉ करते और कि नहीं विड्रॉ करते उसके लिए तो 2.1 लाख देने की ज़रूरत पड़ती है। और देखें तो अगर वही आदमी डेब्ट फंड में वो 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं और 1 साल अंतिम पर उसके लिए 7 लाख इंटरेस्ट मिल चुका है तो वो विड्रॉ करने तक वो तो कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर वही आदमी 1 करोड़ डेब्ट फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और अब वो तो 2 करोड़ बन चुका है तो भी वो तो विड्रॉ करने के समय तक वो तो कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब दूसरे सिनेरियो में देखें तो वही इन्वेस्टर तो डेब्ट फंड में 1 साल के लिए 1 करोड़ तो इन्वेस्ट कर दिया जाता है और अब वो तो 1 करोड़ 7 लाख बन चुका है। अगर वो इन्वेस्टर सोचते हैं कि मैं 7 लाख गेन को विड्रॉ करने के बारे में, और देखें तो वो 7 लाख गेन के लिए वो तो टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। जब आप 7 लाख के बारे में बात कर दिया जाते हैं तो डेब्ट फंड्स में ये तो 7 लाख वर्थ ऑफ यूनिट्स होने के कारण उसका गेन अमाउंट हो सकेंगे 50 to 60,000, उसके लिए वो तो टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वही इन्वेस्टर 30% टैक्स स्लैब रेट में आने के बावजूद भी वो तो सिर्फ 20,000 टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। आप ही देख लिया ना, बैंक एफडी में वो 7 लाख के लिए अब तो 2.1 लाख टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन डेब्ट फंड्स में अब तो सिर्फ 20,000 टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है।
इसी कारण के लिए टैक्सेशन पार्ट में डेब्ट फंड्स तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकेंगे। अगर आप तो इसी तरह टैक्स लायबिलिटी के बारे में जानकारी होना चाहते हैं तो आप तो प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और कि एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर को भी अप्रोच कर सकेंगे। वो तो आपको गाइडेंस दे सकेंगे कि जिस वजह से आप तो टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं और जिस तरीके का टैक्स बेनिफिट आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। बैंक एफडी का पांचों ऑल्टरनेटिव होते हैं कि हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स तो हम डेब्ट फंड्स के ऑल्टरनेटिव भी कंसिडर कर सकेंगे। डेब्ट फंड्स में स्टॉक मार्केट के लिए कोई भी एक्सपोजर नहीं होते, लेकिन हाइब्रिड फंड्स तो स्टॉक मार्केट के लिए कनेक्टेड होते हैं। हाइब्रिड फंड्स तो दूसरे तरीके का म्यूचुअल फंड कैटेगरी होते हैं और इसमें भी दोनों तरीके का हाइब्रिड फंड्स होते हैं। पहले होते हैं कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, दूसरे होते हैं कि अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। अब जो इन्वेस्टर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड चुनते हैं तो उसके लिए 10 to 25% ऑफ इन्वेस्टमेंट तो स्टॉक मार्केट और इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। बाकी 75 to 90% तो या तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स की तरह होने वाले फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इसमें इन्वेस्टर के लिए एक फ़ायदा होता है कि तो 10 to 25% ही इक्विटी एक्सपोजर होने के कारण वो इन्वेस्टमेंट में उतना ख़राब नहीं हो सकेंगे। अगर स्टॉक मार्केट में किसी भी करेक्शन आए तो और लॉस हो चुका है तो भी वो इन्वेस्टमेंट तो उतना ख़राब नहीं हो सकेंगे। अब जो इन्वेस्टर अग्रेसिव हाइब्रिड फंड चुन कर दिया जाते हैं तो उसके लिए 100% इक्विटी एक्सपोजर मिलते हैं। इसी कारण के लिए जब मार्केट तो 50% नीचे गिरते हैं, उसका इक्विटी पोर्टफोलियो भी 50% नीचे गिरते हैं। और उसी समय देखें तो जो इन्वेस्टर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड चुन कर दिया जाते तो उसके लिए लॉस हो सकेंगे 10 to 25%, क्योंकि इसका एक्सपोजर ही 10 to 25% होने के कारण उसके लिए मिनिमम लॉस ही होते हैं। इसी कारण के लिए हम बोल सकते हैं कि अगर आप तो नए इन्वेस्टर है तो और कि एक रिटायर है तो आप तो बेटर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स को चुन कर सकेंगे, जिसके वजह से आपको इन्फ्लेशन मीट करने में या तो मदद कर सकेंगे और कुछ समय या तो इन्फ्लेशन को बीट करने में भी मदद कर सकेंगे। इसलिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स तो एक अच्छा तरीका हो सकेंगे बैंक एफडी से कंपेयर किए तो, और यह तो अच्छा ऑल्टरनेटिव भी हो सकेंगे। ये फंड में देखें तो जो इन्वेस्टर 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं उससे जो इन्वेस्टर 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि 1 साल में किसी भी स्टॉक मार्केट क्रैश आ सकेंगे और करेक्शन भी होने के कारण अब तो 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते आपको यह फंड तो ज़्यादा फ़ायदा दे सकेंगे। जब आप रिटर्न्स के बारे में सोचते हैं तो यह तो एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न्स दे सकेंगे। हमने यह वीडियो में आपके लिए जानकारी दे चुके हैं कि बैंक एफडी के लिए 5 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो क्या हो सकेंगे। उसमें एक बेस्ट ऑप्शन होते हैं कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। यह फंड ऑप्शन में ज़्यादा रिस्क तो पड़ती है, लेकिन रिटर्न उसको कॉम्पनसेट कर सकेंगे। अगर आप देखें तो जो भी एडवांटेज इन्वेस्टर के लिए डेब्ट फंड्स में मिलते हैं वो तो हाइब्रिड फंड्स में भी होने के कारण इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा तरीका हो सकेंगे वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में। अगर देखें तो हाइब्रिड फंड्स में भी वो तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स चुनना चाहिए, जिसके वजह से वो तो मार्केट वॉलीटिलिटी से उतना अफेक्ट नहीं हो सकेंगे और देखें तो मार्केट जब ऊंची पड़ती है वो तो बेनिफिट भी हो सकेंगे। इसलिए इसमें रिस्क और रिटर्न तो बैलेंस्ड होने के कारण इन्वेस्टर के लिए वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मदद भी कर सकेंगे। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।